तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको तो इस नव प्रगति क्लास में स्वागत है और मैं हूँ आपकी रीति यार देव। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि है त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सौरसेनिका है। इसको इंग्लिश में कहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज कहा जाता है। ये क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और कुछ ही दिन के बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं। और आप जानते हैं कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। हाँ, आप बस इस क्लास में बने रहें, हर एक टॉपिक को ध्यान से देखते जाएं और उसको नोट्स करते जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस क्लास लेने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत इस चैप्टर में नहीं रहेगी। आपके एग्जाम्स के प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसमें से मेरी इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। ठीक है। हाँ, आप इस वक्त बात पे ना आ जाए। ये मेरा बोर्ड भले ही डिजिटल बोर्ड ना हो, लेकिन बोर्ड बहुत मैटर नहीं करता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है टीचर, वह किस तरह से पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो कॉन्सेप्ट और कंटेंट की होती है, जो आपको इस क्लास में निश्चित ही मिलने वाली है। बस आपको बस यकीन रखना है, इस क्लास को यूं ही लेते जाना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले मैं सारे टॉपिक को बाकायदे डिस्कस कर सकूं। ठीक है, जिससे कि आपका मैथ का कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम न रहे। एग्जाम से पहले आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, आप एग्जाम दीजिए, आप निश्चिंत रहें। इस क्लास के करने के बाद आपका एग्जाम बिल्कुल ही बेस्ट जाएगा। कई सालों से मेरा इस टीचिंग में अनुभव है। मैं ऑनलाइन क्लासेस भले देर से स्टार्ट किया हूँ, लेकिन मेरे ऑफलाइन क्लासेस से बहुत सारे बच्चे हर एक साल सेलेक्ट होते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अब बस क्लास देखते जाइए। हाँ, और जाने से पहले इस क्लास को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी क्लास लेकर के वो आपके लिए बिना देरी किए, बिना मिस किए आप तक वो क्लास पहुंच जाए और आप उससे देखकर भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा इसमें तरीका क्या रहेगा पढ़ने में। सबसे पहले हम सारे फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे, जितने भी फॉर्मूला होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को फॉलो में दिक्कत होगी। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको फॉर्मूला याद ना हो। मैं सारे फॉर्मूला के डिस्कस करूंगा वन बाय वन करके। उसके बाद मैं फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लूंगा, जैसे 2 नंबर 3 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे जब हम कर लेंगे तो फिर आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे से टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चैप्टर को मैं डिस्कस करते चल रहा हूँ। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहली बात यह है ट्रायंगल। आपको बता दूं कि पूरा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, जो भी टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक जो है, ये पूरा जो चैप्टर है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड होता है। सारा काम हम लोग करते हैं तो समकोण त्रिभुज में ही करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ही करते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज कहते किसको, इंग्लिश में कहे तो राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, एक बात और बता दूं कि चाहे आप जिस मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, मैं हर एक तरह के स्टूडेंट के लिए क्लास लेकर के आया हूँ। मैं प्रत्येक टॉपिक को दोनों भाषाओं में डिस्कस करूंगा, हिंदी एंड इंग्लिश, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट न रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज के लिए। तो आप में से बहुत लोग की बात क्लियर होगी, पर बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हों कर्ण, लंब और आधार को दर्शाने में डाउट होती है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इस क्लास के बाद आपको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण बिल्कुल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री। ठीक है, आप याद रखेंगे जिस वर्टेक्स पे, जिस शीर्ष पे 90 का एंगल बनता है, उसके ठीक सामने वाला साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, हिंदी में कहते हैं कर्ण। ठीक है, क्या बोले फिर से एक बार समझ ध्यान से। किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे 90 का एंगल बनता है, ठीक उसके सामने वाला साइड को हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और जहां पे एंगल दिया हुआ रहता है, ठीक उसके सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं। और जो बाकी बच गया साइड वो आधार कहलाता है, यानी कि बेस। एंगल यहाँ बना 90 का, इसके सामने वाला साइड ए है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कह दिए। थीटा चूंकि यहाँ दिया हुआ है, थीटा के मतलब कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे एंगल्स आपके क्लास में आने वाले हैं। तो जो भी एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाले साइड को हम लोग लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर।
ठीक है, क्लियर है। अब ये फिक्स नहीं रहता, बहुत बच्चे के दिमाग में रहता है कि ये सामने वाला कर्व हो गया और जो खड़ा है वो लंब और नीचे वाला जो है आधार यानी बेस हो गया। लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। जैसे मान के चलो एक ट्रायंगल रहा, मैं सेम फिगर बनाता हूँ, दिस इज जस्ट सेम फिगर। ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाला साइड ए रहा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इस बार थीटा यहाँ न दे करके यहाँ दे दिया है, तो एंगल इज गिवन हियर, एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला साइड ए रहा, इसीलिए इस फिगर में मेरा जो परपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने वाला साइड, तो थीटा के सामने ए साइड है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बाकी जो बच गया ये बेस हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, जब थीटा की पोजीशन चेंज हुआ तो बेस और परपेंडिकुलर भी आपस में चेंज होगा। मतलब बेस और परपेंडिकुलर पूरी तरह डिपेंड करते हैं कि एंगल कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहा होगा। आप उतारना चाहें तो इसको उतार सकते हैं। आगे बता दूं मैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात होती है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की बात होती है। सुनो, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक और छठा कॉट। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बारी बारी बात करते हैं। ठीक है, तो एक मैं छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं इनके फॉर्मूला का बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, कर्ण, लंब और आधार के टर्म में, यानी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के टर्म में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। वो क्या ट्रिक है, ट्रिक याद रखिएगा। मेरा ट्रिक ये है, पी 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 बी पी एच एच बी। देखो पी से क्या हुआ, देखो ट्रिक बहुत ही जबरदस्त और शानदार है, समझ ध्यान से। पी से पूरी, एस से हलवा, पूरी हलवा बेस्ट है, पूरी हलवा बेस्ट है, पकौड़ी बेकार। क्या क्या, फिर से सुनो, पी से पूरी, पी यू आर है पूरी, एच से हलवा, एच ए एल ई ए हलवा। ठीक है, फिर बी, बी से हो जाएगा बेस्ट, बेस्ट एच से हो जाएगा है, इसके बाद पूरी हलवा बेस्ट है, और पी से हो जाएगा पकौड़ी, पी ए के ए आर आई, के ए यू आर आई पकौड़ी, और बी से हो जाएगा बेस्ट, सॉरी बी से हो जाएगा बेकार। तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही फनी ट्रिक है, इसे कोई भी याद रख सकता है। क्या है ट्रिक, पूरी हलवा बेस्ट है, पकौड़ी बेकार। बस, तो बहुत तरह के ट्रिक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही शानदार, बहुत ही ऐसा ट्रिक है जो आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। क्या है, पूरी हलवा बेस्ट है, पकौड़ी बेकार। पी से पूरी, एस से हलवा, बी से बेस्ट, एस से है, पी से पकौड़ी, फिर बी से बेकार। अच्छा, हम लोग फॉर्मूला पे इसको सेट कैसे करेंगे देखते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। देखो पहला जो फॉर्मूला है ये पी और एच, ये साइन के टर्म में होता है, यानी पी बाई एच। ठीक है, यानी अगर हिंदी में कहें तो पी से मतलब क्या होता है, लंब। छोड़ो, इतना तो इंग्लिश में याद रख ही सकते हो, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है, पी मतलब लंब, ठीक है, बी मतलब बेस और एच मतलब कर्ण। हिंदी वालों को दिक्कत नहीं होने वाली है। पी से आप याद रखना लंब, बी से आधार और एच से कर्ण। तो मैं फॉर्मूला बहुत शॉर्ट में लिखा हूँ। ठीक, दूसरी में फॉर्मूला बनती है बी बाई एच, यहाँ से बी बाई एच, एक कॉस का बन जाता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। और तीसरा जो बन गया ये टैन का बनता है, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर बाई बेस,
याद हो गया आराम से, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत लोग कंफ्यूजन इसमें करते हैं कि पी बाई एच किस में था, बी बाई एच किस में था, पी बाई बी किस में था, कौन ऊपर था कौन नीचे था। तो इस ट्रिक को पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट नहीं होने वाली है। सिंपल सा ट्रिक है, पूरी हलवा बेस्ट है, पकौड़ी बेकार। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा पी बटा एच, कोस थीटा हो जाएगा दूसरा नंबर बी बाई एच, एंड टेन थीटा हो जाएगा थर्ड नंबर पी बाई बी। ये तीन फॉर्मूला याद हो गए, तो बाकी जो तीन बचे वो इनके ऑपोजिट होते हैं। जैसे देखो, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, बोलो। साइन का ऑपोजिट सब लोग जानते हैं कॉसेक होता है, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का ऑपोजिट है तो साइन का जो फॉर्मूला है उसका भी ऑपोजिट हो जाएगा। एच नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर, और पी ऊपर है तो पी आ जाएगा नीचे। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। दूसरा है कॉस का बनाना हो, तो सिंपल सा लॉजिक है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस का जो फॉर्मूला है उसको उल्टा कर दो, एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। इसको शुरू में कैपिटल ही लिख देता हूँ, हर एक जगह जैसे कर रहा हूँ मैं, पी बाई बी। सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच पर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाई बेस। एंड टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा आप सब जानते हो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। टेन का फॉर्मूला पी बटा बी है तो इसमें हो जाएगा बी बटा में पी। इस तरह से हमें छह फॉर्मूला याद हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, इसको उतार लो आपसे। इसके बाद हम लोग अगला फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारा फॉर्मूला वन बाई वन करके डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे कि जब प्रॉब्लम पे हम लोग आए तो किसी भी तरह से कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। कितना हो गया, और कौन किसका उल्टा है ये भी नोट कर लें। साइन का उल्टा क्या है, साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं वन बाई कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, वन बाई सेक थीटा हो जाएगा। टेन का उल्टा होता है कॉट, इसलिए वन बाई कॉट लिख सकते हैं। उल्टा का मतलब क्या, इनवर्स। साइन का उल्टा कोसेक है, तो साइन ऊपर है तो कोसेक लिखते समय वन बाई कोसेक करना। उसी तरह से कॉस का उल्टा सेक होता है तो वन बाई सेक करेंगे। टेन का उल्टा कॉट होता है, इसको वन बाई कॉट करेंगे। इसे आप नोट कर लेंगे। चलो ये फॉर्मूला हो गया। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। देखो, टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के टर्म में। टेन का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद कॉट का फॉर्मूला होता है, क्या होगा बताओ, चलो बताओ जल्दी। देखो, टेन का साइन बटा कॉस होता है और टेन का उल्टा होता है कॉस। तो उल्टा होता है तो कॉस चला जाएगा ऊपर और साइन आ जाएगा नीचे। तो कॉट का नया फॉर्मूला बन जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस तरह से ये मेरा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कुछ और बातें हैं, इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज। यहाँ पे तीन इक्वेशंस बनते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर तीन इक्वेशन और बनते हैं। वो क्या बनते हैं याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला इक्वेशन, ये पहला आइडेंटिटी। दूसरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। सॉरी, एक सेकंड रुकना। दूसरा ये लिखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन आइडेंटिटीज हैं, इनको उतार दीजिए। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद कुछ एंगल को लेकर कुछ फॉर्मूला बनते हैं, उनको उतारते चलते हैं हम लोग। वो फॉर्मूला क्या है? इसके बाद अगला फॉर्मूला है जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। ठीक है, साइन का जोड़ी कॉस के साथ चलता है। एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला बनाने के लिए साइन का पेयर किसके साथ करते हैं? कॉस के साथ। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। दूसरा फॉर्मूला है, अगर कॉस का लिखना चाहे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा टेन का कॉट के चल, टेन का कोट के साथ चलता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा। अगला पॉइंट है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। उसी तरह से सेक का कोसेक के साथ चलता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। और कोसेक देखो एक जब इधर आ जाएगा सेक का कोसेक के साथ, तो कोसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। कोसेक 90 माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। इस तरह से फॉर्मूला मेरा और तैयार होगा। तो फार्मूला भी तैयार करना बहुत आसान है, बहुत बहुत टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाए उसके बाद फॉर्मूला अपने आप तैयार कर लोगे। अब बहुत कुछ नहीं रखना है, समझना है एक बार ढंग से, ठीक है? सारे फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, इसको उतार लो। एक बात और, अगर ये विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा आप अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लें, उसके बाद आपको सब कुछ साफ साफ। तो चलिए इतना हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ एंगल से वैल्यू देख लेते हैं, जिससे हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। एक ही वैल्यू आपको रटना नहीं है, मैं ऐसा एक लॉजिक बताऊंगा कि जिसको समझने के बाद आप बिना रटे इसको हमेशा के लिए आप याद रख सकते हैं या कभी भी निकाल सकते हैं खुद से। ठीक है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, ये मैंने टेबल तैयार कर लिया है। थीटा का मान इस पे दिया हुआ है जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब देखो इसका वैल्यू हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जीरो है तो जीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ लिखा मैं जीरो, जीरो हुआ, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसको रूट लगा दो। रूट लग गया है, इस पे रूट लगा, इस पे रूट लगा, इस पे रूट लग गया है, इस पे रूट लग गया। ठीक है, तीसरा स्टेप है सबके बाय में 2 करते जाओ। जैसे इसके बाय में 2 हमने कर दिया, इसके बाय में 2 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 कर दिया। सबके बाय में हमने 2 करा तो क्या मिला देखो ध्यान से। तो थोड़ा सा अच्छे से ले रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो इक्वल टू देता है सब। देखो रूट 2 बाई 0 है तो 2 से हमें रूट 0 में भाग करना है। ठीक है, तो किसी भी नंबर से जब 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, बोलो क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब साइन 0 के वैल्यू मेरा 0 मिल गया। अब आते हैं यहाँ पे रूट 1 के वैल्यू करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 निकलता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। बाय 2 है तो बाय 2 हो गया, साइन 30 का वैल्यू मिला 1/2। इसको निकालना है तो देखो एक 2 जो लिखा हुआ है इसको हम चाहेंगे तो यहाँ समझ लो, रूट 2 है ऊपर में, बाई क्या है 2, 2 को हम चाहे तो रूट 2 गुना रूट 2 2 बार लिख सकते हैं। क्या बोले हम, 2 को चाहे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 2 बार कर सकते हैं, क्योंकि रूट 2 मल्टीप्लाई रूट करेंगे, सॉरी रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 करोगे तो रूट 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, मतलब रूट 2 हुआ, रूट 2 इंटू रूट 2 किए तो मिला क्या, रूट 4 मिला, और 4 के वर्गमूल से क्या मिलता है 2। तो फिर से हम वहीं पहुंच गए जहां थे। तो इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 को हम चाहे तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 बार लिख सकते हैं।
हाँ, कभी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे √3 हो गया, मान के चलो निचोल 3 है, 3 को यदि हम रूट के रूप में लिखना चाहें तो √3 इंटू √3 दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, देखो क्लास में बहुत स्लो नहीं करेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है, आप लोग एक साल पढ़ चुके हैं, क्लास 10 की एग्जाम होने वाली है, इसलिए हम बहुत स्लो नहीं चलेंगे, हमें बहुत कुछ कवर अप करना है, इससे थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ चुके हैं और हर एक बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें हुई रूट वाली। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ कि एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 रहा, अब नीचे क्या मिला, √2 मिला, 1/√2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। बोलो कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे देखते हैं। √3 है, √3/2 है। ठीक है, 3 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो रूट के अंदर ही रहेगा, मतलब √3/2 ही इसका वैल्यू रहेगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 रहा। यहाँ आते हैं, देखो √4 है, 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2, √4 को क्या लिख सकते हैं, 2, और बाई क्या है, 2, 2 से 2 कट गया तो क्या मिला, 1, यानी √4/2 का वैल्यू मिला 1। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 का वैल्यू 1 आ। देखा, बिना कुछ याद किए एक सिंपल सा लॉजिक के माध्यम से सारा वैल्यू लिख दिया। चलो अब कॉस की बारी है, तो कुछ नहीं करना है, ये तो और आसान है, एक बार निकल गया, इसको उल्टा कर दो, साइन में 90 का वैल्यू है, कॉस 0 का वैल्यू है, इधर से लिखता हो, लास्ट में 1 है तो उनको पहले करो। दूसरा नंबर पे क्या है, √3/2, तो √3/2 लिखो। उसके बाद जो थर्ड वाला जो वैल्यू होता है 45 डिग्री, साइन और कॉस का एक वैल्यू बिल्कुल सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, 1/√2 है तो ये भी 1/√2 हो गया। और इसके बाद यहाँ आ जाओ, 1/2 है तो यहाँ आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ आएगा, राइट। तो हमने सारे वैल्यू को जस्ट रिवर्स कर दिया, लास्ट वाले को फर्स्ट में, उसके बाद वाले को इसमें, फिर ये सेम 45 वाला सेम, फिर ये वैल्यू यहाँ आ गई तो ये वैल्यू यहाँ चली। इस तरह से मेरा कॉस का तैयार हो गया टेबल। बोलो कोई दिक्कत है ना, मजेदार। नेक्स्ट करते हैं tan निकालना है, तो tan के थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्या करना है, देखो यहाँ देखो एक निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे tan निकालना है, मान लो tan हमें 0 डिग्री चाहिए, tan 0 डिग्री चाहिए तो tan 0 डिग्री। अब हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ देर तुरंत पहले देखे हैं कि tan का जो फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। थीटा का मान कितना दिया है, बोलो 0, तो ये क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री। अब बताओ sin 0 का वैल्यू क्या होता है, sin 0 का वैल्यू क्या निकला है, 0 मिला है, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, यानी 0/1 करेंगे, नीचे कोई भी नंबर हो ऊपर 0 हो, रिजल्ट क्या देता है, 0 देता है। इसका मतलब क्या मिला मुझे, tan 0 का वैल्यू हुआ 0 डिग्री। इस तरह से हम लोग सभी का निकालेंगे। करना क्या है, करना यह है, जो साइन का जो वैल्यू दिया है उसको लिखो। हमारा 30 का निकालना है, तो साइन 30 का देखो 1/2 आया, गुना करो, cos 30 का √3/2 है, इसको प्लस कर लिखो, मतलब इन्वर्स कर दो। साइन 30 का 1/2 वो लिख दो पहले, फिर cos 30 का √3/2, जब डिवाइड होगा तो पलटेगा, 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√3, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, मिला क्या, 1/√3, निकल गया 1/√3। बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम लोग 45 को निकल के देखो, जल्दी करो, देखो 45 का दोनों बराबर है, साइन 45 को 1/√2, cos 45 को 1/√2। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे, 1/√2, और ये भी है 1/√2, पलटेगा तो क्या हो जाएगा, √2/1, एक कट गया, तो क्या मिला 1। वैसे इसका निकाल लेंगे, 60 का निकालना है, तो साइन 60 का देखो √3/2 है, √3/2, और फिर cos 60 का देखो 1/2 है, पलटो इसको 2/1, 2 कट जाएगा, तो क्या मिला, √3, क्या मिला, √3, ये रहा √3। उसके बाद फिर tan 90 का देखो, बोलो 90 का क्या होगा, बोलो, देखो tan 90 लिखना है हमें, तो sin 90 देखो कितना है, 1, ठीक है, और इसके बाय में 1 है, देना कोई आवश्यक नहीं, दे सकते हो, मल्टीप्लाई
cos 90 का क्या है, जीरो। जीरो पलटेगा, देखो इसके बारे में कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, ये पलटेगा, एक ऊपर जीरो नीचे, क्या, एक ऊपर और जीरो नीचे आ गया। अब देखो कमाल का रिजल्ट आ, 1 into 1 किया तो क्या मिला, 1/1 into 0 कीजिए। अच्छा ये बताओ 1/0 करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 1/0 करो तो जीरो मिल जाएगा, नहीं ये गलत है, ऐसा कभी मत करना। समझो एक चीज, अगर ये 4/0 है और 0/4 है, क्या दोनों के वैल्यू सेम है क्या, नहीं कभी नहीं। अगर नीचे कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, ऊपर जीरो है, इसका रिजल्ट हमेशा जीरो होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, अगर नीचे जीरो है, ऊपर कोई नंबर है, ऊपर कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5 100 लाख 10 लाख कुछ भी, और नीचे भी जीरो आ गया, इसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन कर सकते। और मेरा कुछ ऐसा ही कैसे यहाँ आ रहा है, ऊपर एक नंबर है नीचे जीरो है, तो बोलो क्या होगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन। इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 90 के वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, कौशिक का हमें लिखना है। कौशिक किसका उल्टा होता है, अभी आपने पढ़ा, कौशिक साइन का उल्टा होता है। तो साइन जीरो क्या है, जीरो। तो कौशिक जीरो का क्या हो जाएगा, बोलो, ये पलट जाएगा, इसके बाय में कुछ नहीं तो 1 छिपा है, पलटे कहते क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0, 1/0 मतलब क्या, नीचे जीरो आ गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, हिंदी वाले लिखेंगे अपरिभाषित। सॉरी। दूसरा कौशिक 30 का हमको चाहिए, तो साइन 30 का उल्टा कर दो। साइन 30 का कितना होता है, 1/2, उल्टा हो जाएगा तो 2/1, 2/1। अब जानते हो, आप तो समझदार हो, 1 नीचे रहेगा तो छिपा देना है, तो सिर्फ 2 रहा। चले आगे। अब हमें लिखना है कौशिक 45, तो साइन 45 पे क्या होता है, 1/2, पलट दो इसको, √2/1, 1 पे से छिप गया, तो वो छिपता है, छिपने वाला आदमी। ठीक है, नेक्स्ट वाला बात करते हैं, कौशिक 60 का, तो साइन 60 का क्या है, √3/2, पलटो इसको, 2 गया ऊपर, नीचे आ गया √3, मिल गया 2/3। नेक्स्ट क्या है, साइन 90, भाई 1/1 है, पलटेगा भी तो 1 ही तो रहेगा, 1 को पलटेगा तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ये तो जग जाहिर सी बात है। ओके ओके। नेक्स्ट सेक थीटा, सेक किसका उल्टा, कॉस का, तो कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू क्या है, 1, इसका उल्टा करो तो क्या मिलेगा, 1। सेक 30 का लिखना है, तो सेक 30, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस 30 देखो ना यार, √3/2 है, पलटो इसको, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। फिर देखो सेक 45 का हमें लिखना है, तो सेक किसका उल्टा, कॉस, कॉस 45 देखो 1/√2, 1/√2 दिख रहा है कि नहीं, पलटो इसको, √2/1, √2/1। अब जानते हो कोई को छिपा देना है, बस कोई √2 लिखा है। सेक 60 का बताओ, सेक 60 यानी cos 60 को देखो 1/2, पलटेंगे इसको तो 2/1, 2/1, 1 छिप जाएगा तो इक्वल टू, बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक 90 का लिखना है, तो cos 90 का देखो क्या है, जीरो है, इसको पलटो, पलटोगे तो क्या मिलेगा, 1 ऊपर, ये सही था, 1 ऊपर और 0 नीचे, फिर से 0 नीचे आ गया, मतलब इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ये सारी बातें क्लियर है। अब बारी आती है कॉट की, तो कॉट tan को उल्टा होता है, उल्टा करते जाओ, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 मतलब क्या, नॉट डिफाइन। मैं लिख लिख के मिटा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नॉट डिफाइन कैसे आ रहा है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि मैं गलती से लिख दे रहा हूँ, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नॉट डिफाइन क्यों लिख रहा हूँ मैं वहाँ पे। ओके, कॉट 30 हमको चाहिए, तो tan 30 देखो 1/√3, पलटो इसको, तो √3/1, अब 1 को छिपा दो तो सिर्फ √3 रहेगा। कॉट 45,
तो tan 45 देखो 1 है, पलटो इसको तो 1 ही तो रहेगा, 1 के पलटो उल्टो कुछ भी करो क्या मिलेगा 1। अब देखो cot 60 देखो, tan 60 क्या है √3 है, इसके बाई में 1 छिटा है, पलटो इसको तो क्या मिलेगा, बोलो जल्दी बोलो 1/√3। ओके, फिर cot 90 देख लो, तो tan 90 देखो नॉट डिफाइंड है, अच्छा अच्छा नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड का मतलब क्या, इसको अनंत भी तो कह सकते थे, मैं बोला ना नॉट डिफाइंड को क्या बोल सकते हैं, अनंत कहते हैं, अनंत हो गया। अब इसके बटा में क्या है छिपा हुआ 1, पलटेंगे इसको 1 ऊपर हो जाएगा, और अनंत इनफाइनाइट नीचे हो जाएगा, समझे, यदि ऊपर कोई नंबर है और नीचे इनफाइनाइट आ रहा है, अगर नीचे इनफाइनाइट है ऊपर कोई भी नंबर है तो याद रखना इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 0। इसका मतलब क्या हुआ देखो 1 एक नंबर है और बाई में क्या है इनफाइनाइट है, मतलब कोई नंबर में आपको इनफाइनाइट से डिवाइड करना है, अनंत से डिवाइड करना है, अनंत तो बहुत होता है ना, तो बहुत बड़ी नंबर से तुम्हें डिवाइड करना है 1 में, तो क्या मिलेगा रिजल्ट 0 होगा, इसलिए यानी cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या मिला 0। चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना, ये सारा कैलकुलेशन उतार देना ताकि बाद में समझ में टेबल कैसे बनना, एक दो बार टेबल बना लेना, उसके बाद टेबल तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम में, कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक क्लास शायद इसका और चलेगी, इसके बाद आता है चैप्टर फिनिश। तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, प्रूव दैट cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a इक्वल टू sin a प्लस cos a होता है, ठीक है, ये तो होता ही है, इसमें प्रूव करके दिखाना है, हिंदी में तो कैसे लिखेगा, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, ठीक, जो भी मैं क्वेश्चन में करा रहा हूँ याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब इसको एक बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके प्रैक्टिस करके जाना, हो सकता है एग्जाम में एडिटिव देखने को मिल जाए प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं, नहीं तो कैसे लिखेगा, सिद्ध कीजिए कि इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना होता है। चलिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इक्वल टू है, आप सब जानते हैं कि इक्वल टू से बाएं तरफ जो होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ वाले को राइट हैंड साइड, ठीक है, तो काम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बहुत आराम से हम करने वाले हैं, हर एक प्रॉब्लम समझ में आएगा, ठीक, दिया हुआ क्या है cos a बाई 1 माइनस tan a प्लस sin a बाई 1 माइनस cot a, बस लेफ्ट हैंड साइड इतना ही तक था। चलो बताओ, तुम लोग बताना क्या क्या करूं मैं। देखो एक cos हम लोग कर क्या सकते हैं, सुनो, लेफ्ट हैंड साइड में रहा, हमें लाना है sin a प्लस cos। देखो sin cos तो बात समझ में आती है, ठीक है, क्योंकि इधर भी sin cos है, लेकिन जो tan और cot का जो मामला है, tan और जो cot आ रहा है राइट हैंड साइड में, तो tan और cot है नहीं, हम लोग देखो क्वेश्चन सोचेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सोचेंगे, इसके बाद हम क्या करें, ऐसा हालांकि बिल्कुल न्यू चैप्टर है तुम लोग के लिए, और थोड़ा सा इसमें हट के सोचना पड़ता है, मतलब थिंकिंग करना पड़ता है, इसके बाद हम क्या स्टेप करें, फॉर्मूला तो बहुत सारे फॉर्मूला होगा, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, ये आप जब प्रॉब्लम करोगे, बार बार करोगे प्रॉब्लम, तो अपना आप ये आइडिया आपको लग जाएगा, इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ फॉर्मूला इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला पता है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा वो प्रॉब्लम करोगे, अनुभव से आइडिया आते हैं, ठीक है, ये सोचो कैसे सोचेंगे, कोस साइन ठीक है, इधर भी कोस साइन लाना है, ये बात समझ में आती है, यहाँ टेन है या कॉट है, लाना है साइन कोस, तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि टेन और कॉट को चेंज करना पड़ेगा हमें, समझो टेन और कॉट चेंज होगा, तो हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं इसमें, तो एक फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि टेन को हम चाहे तो लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, साइन अपॉन कॉस, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, क्लियर है, हम टेन को साइन कोस में चेंज कर दिए और कॉट को भी कोस साइन में चेंज कर दिए, तो बात कुछ बनती सी नजर आ रही है, ठीक है, शायद इस प्रोसेस हम सही कर पाए, ऐसा सोचना है आपको, ठीक, हमें नहीं सोचना, हम तो सोच सकते हैं, ठीक है, मैं आपको सोचने का आइडिया बता रहा हूँ, ऐसे आप सोच सकते हो, ऊपर जो है
cos a, आप बहुत प्रेम से cos a उतार दीजिए, ये रहा आपका cos a बाय 1 है 1 लिखो, tan का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, sin a बाई cos a। देखो यहाँ एंगल की तरफ ए बी थीटा कुछ भी दे, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, मतलब हाँ एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, अगर यहाँ ये है तो यहाँ भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। प्लस साइन को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये मूल रूप में है अपना, 1 का 1 रहेगा, माइनस कॉट ए है तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos a बाई साइन ए। बात समझ आ रही है? अब क्या कर सकते हैं, अब तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, हाँ एक रास्ता है, इसके बाई में एक छिपा हुआ है और इसके बाई में भी एक छिपा हुआ है, एक काम कर सकते हैं कि 1 का और cos का एलसीएम ले सकते हैं, यही तो एक रास्ता दिख रहा है। और यहाँ पे भी देखो 1 और साइन का एलसीएम लेंगे, तो देखो ऊपर जो है उसको ऐसे उतार दो, cos a लंबा सा लाइन ले दो, 1 और cos का एलसीएम लो, बोलो क्या मिलेगा, अच्छा cos a मिलेगा, क्लियर है। अब देखो भिन्न जोड़ जानते हो सब लोग, भिन्न जोड़ जानते हो, एलसीएम जो आता है उसमें 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही चीज तो आएगा ना, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाला, cos इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, cos a। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग को ये सारी बातें आती है, इनका जोड़ घटाव गुना, 10th में हो यार, 10th के स्टूडेंट हो, फाइनल एग्जाम देने वाले हो, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ, ये सारी चीज आती होगी पहले से। और माइनस है तो माइनस दो, फिर कॉस से कॉस भाग करो, डिवाइड, क्या मिलेगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए में, तो बन जाएगा यहाँ पे साइन ए, प्लस तो प्लस दे दो, फिर साइन ए है इसको ऐसे उतार दो, साइन ए बाई, तो 1 और साइन का एलसीएम, चलो बताओ फटाक से, अच्छा क्या होगा, हाँ कैसे बोलो, साइन ए, ओके साइन ए, ये रहा आपका एलसीएम। अब क्या करना है, 1 से डिवाइड करो साइन ए में, 1 से डिवाइड करेंगे इसमें तो साइन ए ही तो आएगा ना, अब साइन ए से मल्टीप्लाई करो 1 तो फिर साइन ए मिलेगा, साइन ए, फिर माइनस है तो माइनस दे दो, और फिर साइन ए से साइन ए में डिवाइड करो, साइन ए से साइन ए में डिवाइड करो, कट जाएगा, एक आएगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए तो क्या मिलेगा, कोस ए। ऐसे ही डबल बनाना है, मैं समझाने दे सकता हूँ, ठीक। अब देखो अगर हिंदी में कहें तो ए अंश है, ए हर, फिर से ए अंश, अब इसके बाय में कुछ नहीं है तो क्या छिपा है, अंश, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसके बाय में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। देखो कैसे ऊपर हम लोग कैसे देखते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो cos का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, न्यूमरेटर का मतलब अंश का मल्टीप्लाई अंश के साथ, और हर का मल्टीप्लाई हर के साथ। बहुत लोग को यहाँ कंफ्यूजन होता है कौन ऊपर जाए कौन नीचे रहे, तो याद रखना अगर 3 है तो इसको एक बाई में 1 छिपा हुआ है, एक 4 हो गए, अब हम जानते हैं एक अंश होता है फिर हर, ये दूसरा भिन्न है, दूसरा फ्रैक्शन है तो अंश ए हर, मतलब अंश का मल्टीप्लाई अंश में और हर का मल्टीप्लाई हर में। उसी तरह से यहाँ देखो ए अंश है, अंश का मल्टीप्लाई अंश में करो इसमें, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, मैं ऐसे एरो बना दे रहा हूँ, तुम नहीं उतार लेना इसको ऐसे ताकि दिक्कत ना हो समझ में। तो क्या मिलेगा देखो ध्यान से, cos a से cos a मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos a, पाई क्या है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, cos a माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 1 से करेंगे तो वही तो आएगा, cos a माइनस साइन a प्लस, अब साइन ए से साइन ए में, साइन ए इंटू साइन ए 2 बार हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए, चलो बोलो, अब ये रहा साइन ए माइनस कॉस ए का 1 से करो तो वही फिर से मिलेगा,
साइन ए माइनस कोस ए। इतनी बात समझ में आ गई? उतारो इसको। चलो मैं यहां से इसको इरेज करता हूं, ठीक, उसके बाद आगे बता रहा हूं। यहां तक मिटा दे रहा हूं इस टॉपिक से, मतलब हाँ एक बात और याद रखना, अगर हम अगला स्टेप करने जा रहे हैं तो इसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप को देखना है। हम देखते हैं कि बच्चे लोग कभी कभी क्या करते हैं कि अगला स्टेप लिखने के लिए कभी इसको देखेंगे कभी ऊपर वाले स्टेप को। ऐसा नहीं करना है। आप जिस स्टेप के बाद लिखने वाले हो उसके जस्ट बाद वाला स्टेप जो होगा उसको, ठीक उस ऊपर वाले स्टेप को देखकर उसको लिखा जाता है। यानी उसके आधार पे ही हम लोग अगला स्टेप लिखते हैं। सारे स्टेप को देखोगे ऊपर से नीचे तो कंफ्यूज करोगे। हम यहाँ तक काम कर चुके हैं, तो यहाँ तक कर चुके हैं, इसके बाद जो अगला स्टेप लिखेंगे तो सिर्फ इस स्टेप को देखेंगे, इससे ऊपर क्या हुआ है उससे हमें फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो ये चीज मेरा आया है। अब बताओ cos a इंटू कॉस ए है, दोनों सेम चीज है, दो बार आया है, तुम लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर ए। देखो देखो बालक, स्क्वायर इस पे देना है, इस पे मत देना, ये एंगल है, एंगल पे स्क्वायर नहीं दिया जाता है, जो फंक्शन है उस पर देना है स्क्वायर। और बाई क्या है cos ए माइनस साइन ए, cos ए माइनस साइन ए, ये रहा। राइटिंग समझ में आ रही है? कभी बात भी सुनो, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनकर तुम लिख सकते हो। राइटिंग समझ में आया, cos ए माइनस साइन ए, और फिर प्लस दे दो यहाँ पे। ऊपर क्या है साइन ए इंटू साइन ए, दो बार आया है, तो लिख सकते हैं क्या साइन ए स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए माइनस कोस ए, कोस। देखो ध्यान से, अच्छा ये चीज आ गया, सुनो ध्यान से। कोस ए माइनस साइन ए और यहाँ साइन ए माइनस कोस, उल्टा, मतलब यहाँ कोस माइनस साइन है या साइन माइनस कोस। तो अगर सेम चीज रहता तो एलसीएम हम लेते, है ना, ले सकते थे बहुत आसानी से। मतलब अगर सेम चीज रहेगा एलसीएम भी वही आएगा और हमें करना भी वही है। देखो यहाँ कोस माइनस साइन है या साइन माइनस कोस है, तो एक काम कर सकते हैं, अगर साइन माइनस कोस है, कोस को हमें प्लस में करना है क्योंकि यहाँ कोस प्लस में है, और साइन जो प्लस में, देखो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा है, और यहाँ साइन क्या है माइनस में, इस साइन को माइनस में करना चाह रहे हैं। तो एक तरीका है, क्या बोलो, तरीका ए है बच्चा, cos ए माइनस साइन ए हो गया, प्लस ऊपर क्या है साइन स्क्वायर ए बाई, देखो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस क्या ले लेंगे कॉमन, जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो पहले से माइनस में है वो प्लस में हो जाता है, और जो पहले से प्लस में है वो माइनस हो जाता है, मतलब चिन्ह बदल जाता है। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा मेरा, साइन जो कोस माइनस में था एक कोस हो जाएगा प्लस में, कोस ए, तो कोस ए को पहले मैंने कर दिया प्लस में हो गया, और साइन ए जो प्लस में था ये हो जाएगा माइनस साइन। बोलो कोई डाउट? यानी जब भी साइन में कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन बदल जाते हैं, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट ना रहा होगा आपको। ठीक, थोड़ा सा इसी को हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, नीचे बाद में करेंगे। cos स्क्वायर ए है तो वो नीचे करना, ठीक है, cos स्क्वायर ए बाई cos ए माइनस साइन ए, cos ए माइनस साइन ए। देखो यहाँ प्लस है माइनस, तुम जानते हो पहले से कि प्लस माइनस जब डबल चिन्ह एक जैसा एक साथ रहता है, जैसे प्लस माइनस एक साथ आ गया है एक ही जगह पे, तो प्लस माइनस क्या होते हैं सबको याद है, प्लस माइनस माइनस होता है। ऊपर क्या है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई नीचे क्या आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो फिर से माइनस मत लिख देना वहां पे, ये प्लस माइनस दोनों मिला तभी तो माइनस आया। डायरेक्ट ये लिखा गया cos ए माइनस साइन ए। अब फिर से ब्रैकेट देने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि मैं प्लस माइनस को कैलकुलेट कर चुका हूँ, जो कि माइनस आया है। अब एक चीज तुम्हें दिख रहा होगा, इसका डिनोमिनेटर और इसका दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल साइन के साथ बिल्कुल सेम है। कॉस प्लस साइन माइनस में कॉस माइनस साइन, और यहाँ कॉस माइनस साइन। तुम जानते हो कि अगर नीचे सेम रहता है तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम भी वही होता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस ए माइनस साइन ए, भूल के जाना फटाक से, कॉस ए माइनस साइन एलसीएम हो जाएगा। और जब सेम है तो ऊपर कुछ नहीं करना है, जैसे है ऊपर से उतार देते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर इसको ए मान लें, कॉस ए को हम ए मान लें और साइन ए को बी मान लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या बोले, कॉस ए को हम ए मान लें, देखो यहाँ समझो, देखो यहाँ मैं कर देता हूँ, मैं कर रहा हूँ, कॉस ए को हम क्या मान लें, ए, तो कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस साइन ए को बी मान रहे हैं, तो साइन का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर होता है। एक फॉर्मूला पढ़े हो गया बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कुल मिलाकर हम बोले तो मेरा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इस फॉर्मूला पे बेस्ड, इस फॉर्मूला पे आधारित है, और इसका ये फॉर्मूला होता है। मतलब हम आगे जो स्टेप लिखने वाले हैं वो इसके आधार पर, इसके आधार पर, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस पे बैठ रहा है, और इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसे जो हम लिखेंगे यहाँ पे वो इसको देख के इसके आधार पर बैठा है। तो देखो कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ये हमने किसको माना है, कॉस ए को, पूरे कॉस ए को हमने क्या माना, ए, ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, बी किसको माना है, साइन ए को, प्लस साइन ए, फिर ब्रैकेट लगा है, फिर यहाँ देखो ए है तो फिर से ए किसको माना है, कॉस ए को, कॉस ए माइनस, फिर बी है, बी किसको माना हमने, बी हमने माना है साइन ए, तो साइन ए, और सबके बाई में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो ध्यान से, कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है, देखो ये ब्रैकेट में लगा हुआ है, बीच में क्या छिपा रहता है, मल्टीप्लाई। यदि मल्टीप्लाई बीच में है तब हम सेम टू सेम नीचे मिल रहा है तब हम काट सकते हैं, अगर यहाँ प्लस या माइनस रहता तो डायरेक्ट ऐसे नहीं काट सकते थे, याद रखना है इसको, अगर नहीं पता होगा तो। मल्टीप्लाई है, ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है, और नीचे में कोस ए माइनस साइन है, बिल्कुल इससे मैच कर जा रहा है, ये पूरा टर्म्स और ये पूरा टर्म्स खलास, समझे। तो बचा क्या, इक्वल टू बच रहा है, एक सेकेंड, वही टू बच रहा है तुम्हारा, पर बचा कॉस ए प्लस साइन ए, सिर्फ इतना बचा, कॉस ए प्लस साइन ए, नाम क्या था यार, वही तो साइन ए प्लस कॉस ए, तो सीधा कर लो थोड़ा सा, साइन ए तो पहले कर दो, साइन ए प्लस कोस ए, यही तो लाना था जो यहाँ दिया हुआ था, बराबर क्या हुआ, बराबर राइट हैंड साइड, ये रहा आपका फर्स्ट। इस तरह से हम प्रॉब्लम कर सकते हैं, रब दूसरा रहना भाई तो समझ में आया। ठीक है, तो आज इतना ही, इसी प्रश्न के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ मैं क्लास स्टॉप करता हूँ, बाकी का सीरीज कल लेकर के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। हाँ, जाने से पहले फिर एक बार बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही मजेदार तरीके से हर एक प्रॉब्लम इसमें कराई जाएगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होने वाली। अरे यार मत देखना ये बोर्ड, डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं, अरे भाई आने वाला टाइम में होगा, डिजिटल बोर्ड भी होगा। ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहने दूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा मेहनत हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा हाथ से, ठीक है, बार बार मिटाना पड़ेगा, प्रॉब्लम तो मुझे हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे मेरा डिजिटल बोर्ड हो या फिर व्हाइट बोर्ड हो। ठीक है, हाँ पता है मुझे कि सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं, पर वो बहुत मैटर नहीं करता है, सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है टीचर, उसका कॉन्सेप्ट, उसको पढ़ाने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ मेरी हर एक बात आपको समझ में आ रही होगी, और मैं आपसे आशा भी करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। बहुत एक क्लास आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके
एक फाइनलाइज क्लास आपके बीच आता है। उसके बीच आधा घंटा 1 घंटा का जो भी क्लास रहा हो, इसको आपके समक्ष लाने में कई घंटों का मेरा इवन कई दिनों का मेहनत लगा हुआ है, तब जाकर के मैं आपको एक क्लास आपके समक्ष लाया। तो मेहनत को देखते ही आपसे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं करता हूँ मैं, बस आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ठीक है। आप समझदार हैं खुद, मेरी बात समझ रहे होंगे, इसलिए आगे नहीं बोलूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, ठीक है। और अपनी हौसला यूं ही बनाए रखें, ठीक है। आप 1 साल पढ़ाई किए हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, कभी हिम्मत ना हारे। एग्जाम में आप जो पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, आप एग्जाम में अवश्य ही प्रत्येक प्रश्न को आप कर पाएंगे, ऐसा अपने आप में यकीन रखें, अपने आप में आत्मविश्वास रखें, क्योंकि आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी ताकत है। इस वक्त आपका एग्जाम का टाइम है, ठीक है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बहुत बड़ी पूंजी है आपकी, और साथ में आपका मेहनत तो अनिवार्य है ही। तो ठीक है, मैं आपके सामने यूँ ही बना रहूँगा अगले क्लास में भी, और मैं कोशिश करूँगा कि सारा चैप्टर एग्जाम से पहले पूरी तरह फिनिश कर दूँ, ठीक है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट मिलते अगेन फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।